जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जिसका आयोजन 18 फरवरी सन 2024 को किया जाना है। इस परीक्षा को ध्यान में रखकर आप लोग की मांग आ रही थी, आप लोग की बहुत डिमांड थी कि सर प्रैक्टिस सेट हल कराया जाए। जैसे एग्जाम में पेपर आता है, स्पेशली जीएस के मतलब सेक्शन का, आपके सब्जेक्ट की अगर बात करिए तो उसमें आपको मैथ पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है और आपको जो है जीएस और प्लस हिंदी पढ़ना है ना। तो ये 3 सेक्शन तो आप पढ़ ही रहे हैं। स्पेशली जीएस को लेकर समस्या ज़्यादा थी आप लोग के बीच में। तो मैंने ये सोचा कि इस परीक्षा को ध्यान में रखकर पिछले 10 साल में जो भी इस पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे जनरल साइंस हो, इनका एक कलेक्शन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। और यह सीरीज आपकी जो है परीक्षा के दिन तक चलेगी, है ना। परीक्षा के दिन तक चलेगी, जिसमें केवल जीएस की ही भरमार रहेगी। और इन प्रश्नों को आप अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि जो प्रश्न आपको आते हैं वो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रश्न आपको नए लगते हैं, जो आपकी पहुंच से बाहर है, जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, इनको जो है आप कहीं एक जगह कलेक्ट कर लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो इन प्रश्नों पर सरसरी निगाह से इनको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाएंगे, है ना। आज आपका पहला सेट है और इसी तरह से आपको हर दिन सुबह मॉर्निंग में सुबह 6 बजे जो है ये सेट आपको मिल जाएंगे। दिन में कभी भी आपको समय मिलता है तो इनको आप 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा या 20 मिनट का वीडियो होगा, इसको आप ज़रूर देखिएगा और इसका पूरा कलेक्शन तैयार करिएगा। निश्चित रूप से जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आइए शुभारंभ करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 का मॉडल सेट पेपर आपका। यहाँ से देखिए, हर जीएस के इसमें हर सेक्शन के प्रश्न आपके रहेंगे, है ना। देखिएगा, प्रश्न संख्या 1, थोड़ा सा लंबा पेपर हो सकता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान का लिया गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, 100% ये क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्ति हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। जो ऑप्शन आपका दिया गया है, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1919, है ना। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की क्षमता दी गई थी? इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा, 1 मिनट, देखिए ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन ए जो है भारत परिषद अधिनियम 1892, यह वह अधिनियम था जिसके द्वारा जो है भारतीयों को या भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में, इन 3 शहरों में जो है हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है, उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को अगर बात करिए, जिसका लोकप्रिय नाम मार्ले मिंटो सुधार है, और इसी अधिनियम के तहत जो है मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की गई थी। या ऐसा कह लीजिएगा कि पाकिस्तान के निर्माण का जो है बीज बो दिया गया था। और भारत परिषद अधिनियम 1919, अगर पूछा जाए प्रांतों में द्वैत शासन का शुभारंभ कब हुआ था, तो आप बता दीजिएगा 1919 के द्वारा। इसे आप मॉन्टेस्क्यू चेमफोर्ड सुधार पत्र के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है? किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है? पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1774 ईस्वी में, है ना। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 4 सदस्यीय आपका सुप्रीम कोर्ट था। सर एल्जा एमपी इसके जो है मुख्य न्यायाधीश थे और चैम्बर्स लिमिस्टर हाइट और इसके अन्य न्यायाधीश थे, है ना। पूछा गया है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके बिहाफ पे की गई थी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट कहिएगा या हिंदी में इसी को नियामक अधिनियम कहा जाता है। 1773 में आया था और इसी के बेस पर 1774 ईस्वी में भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कलकत्ता में, है ना। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट की अगर बात कर लीजिएगा, 1784 ईस्वी में आपका आया था और इस अधिनियम के द्वारा जो है नियंत्रण परिषद की स्थापना की जाती है और साथ ही साथ कंपनी के जो
कर्मचारी थे उनको भारतीयों से व्यापार लेना जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। चार्टर एक्ट 1833 की बात करिएगा। इस एक्ट के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल के पद का या भारत के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए थे। 1813 का चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट होगा आपका। भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो फिलहाल प्रश्न का उत्तर आपका क्या है, किसके बिहाफ पर, किसके बेस पर, किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? उत्तर आप बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम 1773। प्रश्न संख्या देखिए, प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 3 की बात करिएगा तो दिया गया है भारतीय संविधान की रचना के लिए संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की रचना का विचार जो है वह किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सबसे पहले ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिया गया है मुस्लिम लीग 1942, स्वराज पार्टी 1934, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 या फिर कांग्रेस पार्टी 1936। किसके द्वारा जो है पहली बार संविधान सभा की रचना का विचार दिया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1934 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो ये प्रस्ताव आपका पारित किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 3 प्रश्न आपके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा, देखिए किसी राष्ट्र के झंडे के लहराने का कारण है, क्या कारण है भाई? साइंस से लिया गया, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से लिया गया क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं। किसी राष्ट्र के झंडे को लहराने का कारण है, क्या लहराने का कारण है? खंभे के शीर्ष और तली के वायुमंडलीय दाब में अंतर, वायु दाब के विरुद्ध घर्षण का कार्य, हवा के तीव्र वेग या गुरुत्वीय खिंचाव। क्या कारण है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका होगा वायु दाब के विरुद्ध घर्षण का कार्य। इसका जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? खड़िया, ग्रेफाइट, फ्लोरीन या फिर हीरा। कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, खड़िया, ग्रेफाइट और हीरा ये तीनों ही कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही होगा। फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 6 की अगर बात करेंगे, जनरल साइंस का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है? 4 सोर्सेज दिए गए हैं, पूछा गया है कौन विटामिन ए का प्रमुख स्रोत नहीं है? अंगूर, पपीता, पका आम या फिर गाजर। देखिए अंगूर की अगर बात करिएगा तो अंगूर खट्टा होता है, और खट्टे पदार्थ किसके स्रोत होते हैं आप बताएंगे? विटामिन ए का, है ना, सॉरी विटामिन सी का। तो यहाँ पे जो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो अंगूर है वह विटामिन ए का स्रोत नहीं है। इसके अलावा पपीता हो गया, पका आम हो गया और गाजर हो गया, ये तीनों ही आपके क्या हो जाएंगे? विटामिन ए के स्रोत से आपके हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? किस जंतु के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं? ऊंट, कुत्ता, मेढक या फिर मछली। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, मेढक, है ना, सॉरी, हाँ, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा मेढक हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे दिए गए 4 कोष्ठक वाले हैं, 4 कोष्ठक हृदय वाले हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर मेढक आपका सही होगा, जिसके पास 3 कोष्ठक होते हैं इसके हृदय में। प्रश्न संख्या देखिए भारतीय इतिहास से लिया गया क्वेश्चन, थोड़ा लंबा क्वेश्चन, इसको पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है वो आपसे पूछा गया है। एक तरफ कुछ पुस्तकों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उनके लेखकों का नाम दिया है। कौन सा मिस मैच है, कौन सा गलत है, वो आपको बताना है यहाँ पे ना। देखिए बारे में देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित है पूछा है ना, सॉरी, हाँ, कौन सा सही सुमेलित है, मतलब 3 गलत है और एक आपका सही है। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की है, ना कि लाला लाजपत राय। यहाँ पे जो दिया गया है लाला लाजपत राय दिया गया है। पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक आपकी हो जाएगी दादा भाई नौरोजी की
न कि लाला लाजपत राय, ये आपका सही नहीं है। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? यहाँ पे दादा भाई नौरोजी दिया गया है, जबकि वास्तव में किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की, ये भी आपका सही नहीं है। कौन सही है पूछा गया है। देखिए विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर आपका सुभाष चंद्र बोस दिया गया है, जबकि विंग्स ऑफ फायर किसकी रचना है? आप बताएंगे अब्दुल कलाम आज़ाद की है, एपीजे अब्दुल कलाम की है ना। कौन सा सही है? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, है ना। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया किसकी पुस्तक है? तो रफ़ीक जकारिया, है ना, रफ़ीक जकारिया। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बाकी सभी पुस्तकों का मैंने आपको बता दिया। पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी की। अनहैप्पी इंडिया, यह लाला लाजपत राय की। और विंग्स ऑफ फायर किसकी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की है ना। एक पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 9 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन। किस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन या फिर कलकत्ता अधिवेशन? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, किस में ये पराजित किए थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 1939। देखिए 1938 में जो है आपका गुजरात में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अधिवेशन होता है, और इस अधिवेशन में आपके जो थे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, है ना। इसके एक वर्ष बाद यानी 1939 में मध्य प्रदेश में पड़ता है त्रिपुरी नामक स्थान। यहाँ पे कांग्रेस की बैठक का आयोजन होता है, और इसी बैठक में जो है पट्टाभी सीतारामैया इनके विपक्ष में खड़े हुए थे, और इनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि इन्होंने दूसरे अधिवेशन में भी जो है पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हरा दिया था और अध्यक्ष बन गए थे, है ना। तो ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो त्रिपुरी अधिवेशन आपका हो जाएगा। बाद में कुछ विवाद होता है, संभवतः महात्मा गांधी जी जो है इनको अध्यक्ष बनाए जाने के फेवर में नहीं थे, इसलिए जो है बाद में इन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ पे इन्होंने क्या किया था, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, और बाद में इसी त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाली थी। तो यह क्वेश्चन भी आपका बन जाता है एग्जाम में। आज के सेशन का जो 10वां क्वेश्चन आपका होगा, महात्मा बुद्ध के किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? यह आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, भारतीय इतिहास का लिया गया क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन, बोधि, सातानिक और निकसु, है ना। किसके शासनकाल में आए थे? तो इसका जो प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे, उदयन, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दो महासागरों के मध्य दूरी को कम नहीं करती है? 4 नहरों का नाम दिया गया है। कौन सी नहर दो महासागरों के मध्य दूरी को कम नहीं करती है? पनामा नहर है, सुएज नहर है, सू नहर है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, देखिए पनामा नहर किसके बीच में है? पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, दोनों महासागर की दूरी कम हो गई। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। देखिए भूमध्य सागर के पश्चिम में अटलांटिक महासागर और लाल सागर के पूर्व में आपका हिंद महासागर, तो इस तरह से इसके माध्यम से भी दूरी कम होती है। जो ऑप्शन सी आपका है, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। सूनहर दो झीलों के बीच में है, न कि महासागरों के बीच में है। सूनहर महान झील की दो झीलें, एक तो आपका हाँ एक आपकी सुपीरियर है, एक आपकी ह्यूरॉन है, तो इन दो झीलों को जोड़ती है, न कि महासागरों को जोड़ती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या जी हाँ 12वां की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राष्ट्रीय उद्यान को आप रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजा जी उद्यान? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा, रामगंगा नदी बहती है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का नेशनल पार्क होगा। और यहाँ पे उत्तराखंड, देखिए पन्ना आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, पन्ना तो किसी भी कारण से नहीं होगा क्योंकि पन्ना मध्य प्रदेश में है, यहाँ पे रामगंगा नदी कोई मतलब ही नहीं है। नंदा देवी उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, राजा जी आपका उत्तराखंड में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान समय में रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। कारण यह है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच आपकी रामगंगा नदी प्रवाहित होती है, पहली चीज़ हो गई। अच्छा दूसरी चीज़ याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है,
ठीक है, प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे आरंभ में जो है हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का, है ना। देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जिसे आरंभ में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। और 1973 में 1973 में इसी 1973 में इसी के यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किया गया था। चलिए, आज के सेशन का जो आपका 13वां क्वेश्चन होगा, पूछा गया फान एक गर्म स्थानीय हवा है। यह कहाँ प्रवाहित होती है, ये आपसे पूछा गया। कहाँ की है? चीन, कोरिया, जापान और स्विट्जरलैंड। देखिए, जो फान नामक स्थानीय हवा है, प्रकृति इसकी गर्म होती है और यह जो है प्रवाहित होती है आल्प्स पर्वत, है ना। आल्प्स पर्वत के पूर्वी ढालों पर इसका प्रवाह क्षेत्र है और आल्प्स पर्वत जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे जो है ये हवा आपकी प्रवाहित होगी। आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में है? आप कहेंगे यूरोप महाद्वीप में। यहाँ पे यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं। जब यूरोप महाद्वीप में, तो आल्प्स एशिया में तो आएगी नहीं। चीन, कोरिया और जापान, ये 3 जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप के हैं। स्विट्जरलैंड आपका बच गया। स्विट्जरलैंड आपका डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्विट्जरलैंड यूरोपीय देश है, यूरोप महाद्वीप में हवा आपकी प्रभावित होती है। आल्प्स पर्वत का विस्तार कई देशों में है। स्विट्जरलैंड में भी है, इटली में भी है, फ्रांस में भी है, आपका वियना ऑस्ट्रिया में भी है। तो हर क्षेत्र में ये हवा आपकी प्रवाहित होती है। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन, सेंट्रल एरिड जोन सेंट्रल एरिड जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। हैदराबाद, अहमदाबाद, जोधपुर या फिर बंगलौर। सेंट्रल एरिड जोन कहिएगा, सेंट्रल एरिड जोन कहिएगा, या इसी को आप कहते हैं केंद्रीय शुष्क मरुभूमि क्षेत्र, है ना। इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ पे है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इसका मुख्यालय राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ? ऑप्शन सी, जोधपुर में इसकी लोकेशन होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आज के सेशन का 15वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। आलू निर्यात जोन स्थित है कहाँ पर? आगरा, प्रयागराज, फतेहपुर या फिर कानपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक आलू का उत्पादन कौन सा शहर करता है, फर्रुखाबाद बताइएगा। आलू निर्यात जोन की बात हो रही है, आलू एक्सपोर्ट जोन की बात हो रही है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगरा में जो है इसकी लोकेशन हो जाएगी। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपके लिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वित्त मंत्रालय है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और राष्ट्रीय स्टॉक मार्केट है ना। कौन जारी करता है सिक्के? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कार्य करता है। अगर आपसे यही पूछ देता कि 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, किसका हस्ताक्षर होता है, तो आप मुझे ये चीज़ कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन जो स्पेशली आप पुलिस के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसको आप अंत तक देखिए और जब तक ये सेशन आपका तब तक चलेगा 18 फरवरी के 1 दिन पहले तक कंटिन्यू, है ना। कोशिश मेरी ये रहेगी कि 18 फरवरी के 1 दिन पहले तक ये सेशन आपका चलता रहे। स्पेशली जो GS का पोर्शन है, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि यहाँ से प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। बाकी हिंदी का पोर्शन और मैथ जो आपका है, रीजनिंग है, ये सर आपको तैयार कर रहा है ना। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, इसका कलेक्शन करिएगा। निश्चित रूप से जो है आपके लिए यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। ओके।